हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंदर पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़ते हैं आज फिर इस अनुच्छेदों की महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की कक्षा में, जो हर दिन आपको एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। आज हम लोग जुड़े हैं एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि राज्य सरकार से ही जुड़ा है। इवन राज्य सरकार के वास्तविक शक्तिशाली पदाधिकारी से संबंधित बातें हैं। मुझे लगता है सारा आप समझ चुके होंगे। अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164। तो दो महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद जो आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम लोग उन अनुच्छेदों पे बात करने वाले हैं। यद्यपि राज्य सरकार के इन अनुच्छेदों के पैरेलल सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 को अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 से जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। केंद्र की वास्तविक कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात हमें देखने को मिलती है, वो 74 और 75 से। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है अनुच्छेद 163 और 64। अब आप समझ चुके होंगे कि ये अत्यधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इसमें बहुत सारी बातें होंगी। अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो आइए बारी बारी करके हम लोग आज मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इन दोनों के बारे में ठीक से समझते हैं, ठीक से जानते हैं। तो चलिए जुड़ना शुरू कर दें। मैं देख पा रहा हूं अभी आप लोग जुड़ नहीं पाए हैं। फटाफट जुड़िए, तेजी के साथ जुड़िए। बहुत जरूरी है कि आप टाइम से इस क्लास में आ जाएं। और धीरे धीरे कब आपने देखा कि आपने संवैधानिक विकास से लेके आज आप स्टेट गवर्नमेंट पे आ गए हैं और रेगुलरी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के साथ आपको पता भी नहीं लगा। तो कहा जाता है कि अगर आप धीरे धीरे चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, लेकिन निरंतर चलेंगे, तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप चाहते हैं कि एक दिन में 5 दिन का खाना खा लें, जो संभव नहीं है। इसलिए हर दिन समय से आप जुड़ें। बमुश्किल से 35-40 मिनट की क्लास होती है और इसमें आप जुड़े, एक अनुच्छेद आपका क्लियर हो जाता है। अब देखिए, आप 2 अनुच्छेद नहीं 4 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, 74, 75, 163, 164। आपके जहन में हमेशा ये बस जाएगा। अगर आपने ऐसे तुलनात्मक इन अनुच्छेदों को पढ़ लिया तो कभी ये अनुच्छेद भूलेगा भी नहीं, और कभी भूल भी गया तो गलती से विकल्प आते ही आपको आइडिया लग जाएगा। तो फटाफट जुड़िए, क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो क्लास को फटाफट लाइक भी कर लें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि ये चैनल बहुत ही क्वालिटेटिव पूर्ण, बहुत ही गुणात्मकता पूर्ण आपको कंटेंट उपलब्ध कराता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और इस क्लास में हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री से शुरुआत करते हैं। हेडिंग मुख्यमंत्री का है और जो 2 अनुच्छेद हैं उन 2 अनुच्छेदों में हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों ही पढ़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ पे मंत्रिपरिषद भी पढ़ना है। मंत्रिपरिषद भी यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 163 में हमें देखने को मिलता है। कंबाइंड रूप से राज्यपाल की सहायता के लिए, राज्यपाल के सहयोग के लिए। हालांकि यही अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाती है, लेकिन राज्यपाल के संबंध में कोई स्पष्ट ऐसा कोई विवरण नहीं देखने को मिलता है। मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 164 की बात करेंगे तो हमें मंत्रिपरिषद की संरचना देखने को मिलेगी। जो स्ट्रक्चर है मंत्रिपरिषद का वो 164 में देखने को मिलेगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुख्यमंत्री की बात और मंत्रिपरिषद की बात। तो सबसे पहले अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, एक एक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो अनुच्छेद 163 पढ़ लें। अनुच्छेद 163, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल के सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
एक मंत्री परिषद होगी होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। देखिए, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा जिसकी सलाह पर राज्यपाल कार्य करेगा। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई बात सलाह पे आई नहीं कि ये सलाहकारी है, बाध्यकारी है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि यहाँ बाध्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रपति के जैसा यहाँ देखने को नहीं मिलता है। ये 163 है। तो अगर हम 163 की बात करें तो 163 इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 163 के साथ जुड़ता है हमारा 74, और 74 में जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। और ऐसी बाध्यता इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात की गई है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की बात की गई है, जबकि राज्यपाल को हटाने संबंधी कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं है। इसलिए कोई ऐसा अनुच्छेद आधार नहीं बनता है कि उनको कैसे माना जाए कि उन्होंने अतिक्रमण किया या नहीं किया। इसलिए राज्यपाल के संबंध में यह सलाह क्या है, ऐसी कोई स्पष्टता नहीं है। संरचना की बात करेंगे तो संरचना मंत्रिपरिषद की 164 में आएगा। लेकिन चूंकि हमने पहले मुख्यमंत्री पढ़ने की बात कह ली, तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे तो 173 में हमें देखा कि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और 164 में मुख्यमंत्री के नियुक्ति की बात है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी? राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा। तो क्या मुख्यमंत्री, एक बात तो समझ में आ गई, मुख्यमंत्री हमारा इलेक्टेड नहीं अपॉइंटेड होता है। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो ध्यान रखिए, राज्य के मतदाता विधानसभा हेतु पहले विधायक के रूप में चयन करते हैं, और उन्हीं विधायकों में से जो दल का नेता होता है या जो गठबंधन का नेता होता है उन्हें ही आम तौर पर हमारा जो राज्यपाल है मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति देता है। तो सामान्यतः ये देखा कि कोई विधायक मुख्यमंत्री बनता है तो इसके साथ भी दो कंडीशन है कि वो विधायक कहां से होगा, अपर हाउस से, लोअर हाउस से। तो वो क्या एमएलए होगा या वो एमएलसी होगा? तो ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो मुख्यमंत्री बन सकता है, एमएलए हो या एमएलसी। साथ ही साथ एक और बात यहां पे निकल कर आती है कि अगर वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, वो एमएलए एमएलसी कुछ भी ना हो, तब पर भी उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, शर्त यह है कि 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगर 6 माह के भीतर वो किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाता है तो फिर वो मुख्यमंत्री पद पर आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो मुख्यमंत्री पद पे नियुक्ति उसे दी जाती है कि जब चुनाव होकर आता है तो सबसे बड़े दल का जो बहुमत प्राप्त है उसके नेता को हमारा राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट करता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला है तो जो गठबंधन का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति देता है। तो ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, इलेक्ट नहीं। इलेक्शन उसका विधायक के रूप में होता है, इलेक्शन उसका विधानमंडल सदस्य के रूप में होता है, न कि मुख्यमंत्री के रूप में। जब कभी गठबंधन नहीं होता है तो उस समय क्या स्थिति होती है? तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कभी बहुमत नहीं होगा तो राज्यपाल के पास विवेकाधिकार आ जाता है। यहाँ पे राज्यपाल परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है और ऐसी स्थिति में सरकार बनाने का प्रयास करता है। सामान्यतः वो सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करता है कि आप सरकार बना लो। और अगर कोई भी दल गठबंधन या विश्वास प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है, तो फिर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के लिए आमंत्रित करता है और नई विधानसभा के लिए चुनाव की सिफारिश करता है कि नया चुनाव कराया जाए, और जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये राज्यपाल, और ये राज्यपाल के विवेक पे है। हो सकता है राज्यपाल बिना खोजबीन के राष्ट्रपति शासन की बात कर ले, तो ये कर सकता है। लिखा है कि क्या मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का
विधायक होना जरूरी है? मैंने पहले वाली स्लाइड में बता दिया कि नहीं। सामान्यतः देखें तो किसी भी सदन के सदस्य को, जो विधायक है, उन्हें हमारा राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। लेकिन अगर नहीं भी है तो ध्यान रखिए, विधायक होना आवश्यक नहीं है। हाँ, जरूरत यह है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्ति दी जा सकती है, बशर्ते 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य नियुक्त हो जाना चाहिए। तो सदन का सदस्य नियुक्त हो जाना चाहिए, यह शब्द ही गलत है। सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि सदन का सदस्य अपॉइंटेड नहीं है। सदन का सदस्य क्या है? सदन का जो सदस्य होता है इलेक्टेड होता है। तो किसी न किसी सदन में वो इलेक्ट होके आ जाना चाहिए, ऐसी बात है मुख्यमंत्री के संबंध में। मुख्यमंत्री के संबंध में ऐसी बात है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसी बात है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की शपथ की बात कर लें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। हमारा जो राज्यपाल है वो पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है हमारे मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री का कार्यकाल की बात करें तो ध्यान रखिए, ये प्रश्न ही गलत है। मुख्यमंत्री का एज ए मुख्यमंत्री कोई कार्यकाल नहीं होता। संविधान में ऐसा कोई परिभाषा नहीं किया गया इस शब्द का, कार्यकाल शब्द का, मुख्यमंत्री के कार्यकाल शब्द का, क्योंकि मुख्यमंत्री तब तक मुख्यमंत्री रहता है जब तक उसका दल बहुमत होल्ड करता है। जिस दिन बहुमत नहीं होगा वो हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा में बहुमत रखते हुए वो पद पर बना रहता है। बहुमत न होने पर इस्तीफा दिया जाना चाहिए या हटा दिया जाएगा। इसलिए विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो उसके पहले भी गिर सकता है। ऐसे ही मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट हुआ तो सामान्यतः 5 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री तब तक रहेगा जब तक बहुमत प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री का अपना कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये आप बता सकते हैं। अगर पदरिक्त की स्थिति क्या है? अगर कार्यकाल पूरा हो जाए तो पदरिक्त हो सकता है मुख्यमंत्री का, या मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र हो जाए, या मुख्यमंत्री हटा दिया जाए, अथवा मुख्यमंत्री का जो चुनाव है वो शून्य घोषित कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में मुख्यमंत्री का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, मुख्यमंत्री का पद जो है वो समाप्त हो जाता है। ये मुख्यमंत्री के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, मुख्यमंत्री के संबंध में हम लोगों ने यहाँ पर ये चीजें देखी। साथ ही साथ एक सूचना है जो आपको दे देनी चाहिए, जरूरी है कि ये सूचना जो है आप तक पहुंचे। सूचना ये है कि यूपीएससी 2024 का जो मॉर्निंग बैच है P2I का, वो बैच शुरू हो रहा है आपका 11 सितंबर से। ये P2I का तीसरा बैच है जो 11 सितंबर से शुरू हो रहा है। फिल्म्स टू इंटरव्यू, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, तीनों माध्यम में ये बैच आपका शुरू हो रहा है। ध्यान रखना ये है कि फीस वही पुरानी है, 29,999। फीचर्स थोड़े और ऐड हो जाएंगे, समय क्लास का टाइम थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है 2024 का, वैसे वैसे आपकी सिलेबस पूरा करने का जो दबाव है वो बढ़ रहा है। और वो दबाव केवल हम पे नहीं, हम पे और आप पे, दोनों पे बढ़ रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग अभी तक छूट चुके हैं और अभी भी उन्होंने अपनी तैयारी नहीं शुरू करी है, तो उनके लिए ये बैच बहुत ही उपयोगी हो सकता है। 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन अपना एडमिशन आप पहले शुरू कर सकते हैं, अपना एडमिशन आप पहले ले सकते हैं, जिसके दौरान आपकी एक भी क्लास ना छूटे। तो इसके लिए अगर आप पहले एडमिशन ले लेंगे तो ऐप को आप देख पाएंगे, ऐप को आप यूज टू हो पाएंगे ऐप के साथ। तो ऐसे में जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 11 सितंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है, नया बैच मॉर्निंग बैच है। क्लास सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक की प्लान है। तो अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही क्वालिटेटिव बैच है, आप जुड़ेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि आपने एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा सटीक और बढ़िया निर्णय आपने लिया है। बस जब एडमिशन लें तो एडमिशन लेते समय कोई कुछ भी बताए, आपको AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप जुड़ पाते हैं हमसे, और हमसे व्यक्तिगत मार्गदर्शन आप
प्राप्त कर पाते हैं। अब कैसे आप और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मेरे साथ कैसे जुड़े, तो क्लास के अंत में बने रहिए। मैं आपको टेलीग्राम आईडी, मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी और मैं आपको साथ ही साथ जो है मेल आईडी तीनों उपलब्ध कराऊंगा, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ पाए, जिससे कि आप इस बैच से संबंधित और भी जानकारी है तो वो जानकारी आप मेरे से ले पाए। आइए अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोगों ने पदरिक्ति के संबंध में चीजें जो थी वो देख ली, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद की बात करने, मंत्रिपरिषद की बात करने, ठीक है, या फिर मुख्यमंत्री के संबंध में ही मुख्यमंत्री के कार्य देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है। तो मुख्यमंत्री के तीन कार्य हमें देखने को मिलेंगे। एक तो मुख्यमंत्री जो हमारा होता है वो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए उसका एक काम जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, मंत्रिपरिषद से। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, इसलिए बहुत सारा कुछ राज्यपाल के सहयोग से मंत्रिपरिषद गठन होता है, तो राज्यपाल के संबंध में भी काम हमारे मुख्यमंत्री का आ जाता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री चूंकि सदन का नेता होता है, इसलिए मुख्यमंत्री का काम सदन के साथ भी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री का काम देखें तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद, चूंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, साथ ही साथ जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो सारी नियुक्तियां हमारा जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को परामर्श करता है, तब राज्यपाल करता है। किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, किस व्यक्ति को किस मंत्री पद को देना है, विभाग को देना है, उसका आवंटन राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री कराता है। किसी मंत्री को हटाना हो तो मुख्यमंत्री परामर्श करता है राज्यपाल से, और खुद मंत्रिपरिषद का नेता होता है। इसलिए इसका काम होता है कि पूरे मंत्रिपरिषद में नियंत्रण और समन्वय का कार्य मुख्यमंत्री करता है। चूंकि समय कम होता है इसलिए थोड़ी फटाफट भी क्लासेस आगे बढ़ानी होती है, लेकिन कुछ छूटता नहीं है आपका, किसी भी अनुच्छेद के बारे में संपूर्ण बात देखते हैं। साथ ही साथ राज्यपाल के संबंध में कुछ कर्तव्य हैं इसके, और ये जो कर्तव्य है ना, A167, ऐसा ही एक आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट में है 78 और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ मुख्यमंत्री का कर्तव्य 167 में, वहां प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है, और वो राष्ट्रपति को वही काम करता है जो राज्यपाल को या मुख्यमंत्री करता है। ऐसे में जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद के मध्य राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रमुख संचार माध्यम का साधन होता है मुख्यमंत्री। साथ ही साथ विभिन्न पदों हेतु नियुक्तियों की संस्तुति करता है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसपे लोगों को अपॉइंट किया जाता है, तो उन सब में मुख्यमंत्री संस्तुति करता है कि हाँ ठीक है, इस पद पे इनको डाल दिया जाए। साथ ही साथ राज्यपाल अगर कोई सलाह मांगता है तो राज्यपाल को वो सलाह भी उपलब्ध कराने का काम जो है, वो कोई जानकारी मांगता है तो जानकारी उपलब्ध कराने का काम इसका। साथ ही साथ और मुख्यमंत्री क्या करता है, तो मुख्यमंत्री का विधायिका के संबंध में भी कार्य है। मैंने बताया कि नेता होता है, तो राज्य विधानमंडल के सत्रों को संबंधित अनुशंसा करता है कि कब सत्र बुलाना है, इस बात की वास्तविक जानकारी यही देता है। उसके बाद राज्यपाल हमारा जो है सत्र को आहूत करता है। राज्य विधान का सभा का कब विघटन कर देना है, ये वाली भी बात बताता है, हालांकि विघटन राज्यपाल करता है। सरकार की नीतियों का घोषणा करता है, और साथ ही साथ सदन में मुख्य प्रवक्ता होता है, सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ये इसके तीन महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा अन्य शक्तियों की बात करें जो कि जरूरी है, तो राज्य योजना बोर्ड का ये अध्यक्ष होता है। जैसे केंद्रीय योजना बोर्ड का प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष हमारा मुख्यमंत्री होता है। जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, उस क्षेत्रीय परिषदों में रोटेशन में क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष बनता है। अंतरराज्यीय परिषद में यह सदस्य होता है। राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता के रूप में होता है, नीति आयोग के सदस्य के रूप में होता है, और जब कभी संकट काल होता है तो संकट काल में राज्य का प्रमुख प्रबंधक यही होता है, हमारा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की बात हो गई, जो 164 के अंतर्गत जिसकी संरचना की बात थी, सब हो गया। अब लगे हाथ मंत्रिपरिषद की भी बात कर लें। जो मंत्री हैं वो कैसे आते हैं, मंत्रिपरिषद कैसे आते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि मंत्रिपरिषद को इंट्रोड्यूस कराया गया था 163 में, मुख्यमंत्री भी इंट्रोड्यूस हुआ है 163 में, और 164 में इनकी संरचना है, इनके संबंध में कार्य है। तो मुख्यमंत्री कैसे अपॉइंट होता है देख लिया हम लोगों ने। अब मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है वो कैसे आता है। संरचना 164 में दी गई है, ऊपर सब जगह यूज कोड फॉर एडमिशन एपी लाइव,
एपी लाइव, अमरेंद्र पांडे लाइव, तो एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्टडी IQ पे न्यूनतम फीस में एडमिशन मिल जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जब भी मंत्रियों की नियुक्ति की बात करेंगे तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 164 में है, जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी कल्याण मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, तो ये आदिवासी कल्याण मंत्री भी राज्यपाल ही नियुक्त करता है। और इसके लिए कुछ राज्य देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पहले बिहार राज्य था, उसमें भी ऐसा होता था, बिहार राज्य में भी एक आदिवासी कल्याण मंत्री होता था, लेकिन 94वां संविधान संशोधन 2006 के द्वारा बिहार राज्य का जो ये दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया। तो अब कोई आदिवासी कल्याण मंत्री बिहार राज्य में नहीं होता। मंत्री कहां से हो सकते हैं? तो मंत्री दोनों सदनों में से हो सकते हैं अगर उस राज्य में 2 सदन है, क्योंकि वर्तमान में कुल 6 ही राज्य हैं, 6 राज्य हैं जहां पर 2 सदन है ना। 2 सदन की बात करें तो केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदन है। अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों में से कहीं से भी ये हो सकते हैं, ये सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विधानसभा से होंगे, जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है वहां दोनों में से किसी भी सदन से मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है जो सदन का सदस्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब सदन का सदस्य होगा तभी अपॉइंट होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता, राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्ति दे सकता है। वो भले ही विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए। 6 माह के भीतर किसी न किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना चाहिए, अथवा अपने पद पर बना नहीं रहेगा। अर्थात अगर वो मंत्री है तो वो मंत्री नहीं रहेगा अगर उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य नहीं हो जाता है, और दोबारा से उसकी नियुक्ति नहीं होगी एज ए मंत्री। पता लगा 6-6 महीने बाद नहीं हो तो हटा के 1 दिन बाद फिर नियुक्त कर दो, नहीं। एक बार जो मंत्री नियुक्त हो गया फिर वो आगे मंत्री नियुक्त होने का अधिकारी नहीं होगा अगर वो सदन का सदस्य नहीं बन जाता है तो इस तरीके से नियुक्तियां हम लोगों ने देख ली। नियुक्तियों के साथ साथ कुछ और पदाधिकारी देख लें। हमारे यहाँ मंत्री की बात है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की बात है, साथ साथ कहीं कहीं उप मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं, लेकिन वास्तव में उप मुख्यमंत्री का पद हमारे संविधान में किसी अनुच्छेद के द्वारा नहीं बनाया गया, ना ही वो उप प्रधानमंत्री ना ही उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है ये एक तरीके का एक संयोजन बनाने का एक तरीका है, इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। जो उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं वो भी कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है और कोई न कोई विभाग इनके पास होता है। बस जब कभी किसी एक पार्टी एक दल में कोई 2 नेता एक जैसे कद के हो जाएं, कोई 2 नेता एक बराबर के कद के हो जाएं और ऐसा लगता है कि एक का अहम अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वो पार्टी तोड़ सकता है, वो सरकार को अस्थिर कर सकता है, वो सरकार का आधार कमजोर कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्ति का अहम संतुष्ट करने के लिए और पार्टी में समान महत्व देने के लिए इस पद को इस पद का सृजन किया जाता है उप मुख्यमंत्री। महत्व क्या है? तो संविधान में ऐसा कोई पद या पोर्टफोलियो नहीं है, किसी अन्य कैबिनेट मंत्री के समान ही इनके विशेषाधिकार होते हैं और कोई विशेष शक्ति इनके पास नहीं होती, बल्कि केवल इनका पायदान जो होता है वो उच्च होता है। और उप मुख्यमंत्री कौन बनाता है? तो इसके लिए जो मुख्य नेतृत्व है उसके विवेक पे है कि उप मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा। जैसे कोई सार्वभौम सर्वस्वीकार्य नेता है जिसके कद का दूसरा कोई नेता नहीं है, तो ऐसे में उसको जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो असंतुष्टि की बात ही नहीं होती, तो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं होता। लेकिन जब कभी ऐसा लगता है कि कई ऐसे नेता हैं जिनको महत्व देने की जरूरत है, तब होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं 2-2 मुख्यमंत्री, पिछले कार्यकाल में भी इस कार्यकाल में भी। तो वो जो मुख्य नेतृत्व समूह होता है वो निर्णय करता है। और अक्सर जब गठबंधन होता है ना, तो गठबंधन की बाध्यता के रूप में उप मुख्यमंत्री आ जाता है।
जैसे बिहार देख सकते हैं, वर्तमान में बिहार सरकार दो राजनीतिक दलों के गठबंधन के स्वरूप चल रही। तो आप देख सकते हैं वहां उप मुख्यमंत्री का पद है, क्योंकि एक दूसरी पार्टी आई है, उस पार्टी का मुखिया अपने को मुख्यमंत्री के बराबर दर्जा देना चाहता है। तो गठबंधन की बाध्यता के रूप में अक्सर देखते हैं जब कहीं दो मजबूत बड़ी पार्टियों के मिलकर अगर ये बात होती है तो वहां पर ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। बिहार उदाहरण है। गठबंधन सरकार में राजनीतिक स्थिरता तथा बहुमत की स्थिति तक पहुंचने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है, और कई बार नेताओं को समायोजित करने में भी ये मदद करता है, अपनी ही पार्टी के नेताओं को समायोजित करने में मदद करता है। उप मुख्यमंत्री है, ये भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा, मंत्रिपरिषद के साथ ही जुड़ता है, अलग से कोई उप मुख्यमंत्री का प्रावधान जो है वो नहीं। अब हमने देख लिया कि कैसे हमारा मुख्यमंत्री आता है और कैसे मंत्रिपरिषद आती है। लगे हाथ मंत्रिपरिषद के या मंत्रियों के कार्यकाल की बात कर लें, फिर बात वैसी ही है जैसे मुख्यमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता, वैसे ही हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद का कोई कार्यकाल नहीं। और विशेषकर जो मंत्री होते हैं ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे काम करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व और साथ ही साथ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राज्यपाल के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ऐसे में इनके कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 5 वर्ष भी रहेगा, और किसी एक मंत्री के विश्वास खो देने से सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा, और किसी भी परिस्थिति में हमारा मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल किसी मंत्री को हटा भी सकता है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यालय धारण करते हैं। तो कोई स्पष्ट कार्यकाल मंत्रिपरिषद का नहीं होता। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ये उसके कार्यों के अंतर्गत आता है। ऐसा हमारा राज्यपाल करता है। अब हमें देख लेना है मंत्रिपरिषद की संरचना, कि मंत्रिपरिषद जो बनी उसकी संरचना एक्चुअल में होती है, उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं। तो कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, तो इसकी शुरुआत अगर आपको करनी हो तो आप मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। केंद्र में हमारा सीएम होता है, उसके ऊपर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसके ऊपर स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है। हालांकि स्वतंत्र प्रभार मंत्री ऊपर नहीं होता, लेकिन उसकी कोई स्थिति डिसाइड नहीं होती कि वो कैबिनेट मंत्री है कि राज्य मंत्री है, लेकिन एग्जैक्टली वो राज्य मंत्री होता है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में भाग लेता है। इसलिए उसका अलग से हम लोग लेयर बना देते हैं। जैसे ये बीच में जो लेयर हमें दिख रही है ये सीएम का है, और ये प्रमुख विभागों के मंत्री हैं। ये हैं प्रमुख विभागों के मंत्री, और ये हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। कुछ होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री के पास विभाग होता है, प्रभार नहीं होता। इसके ऊपर आते हैं स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। देखिए ये होते हैं राज्य मंत्री। इनके ऊपर का जो लेयर होता है ये होते हैं सब मिनिस्टर, उपमंत्री। तो अगर अपॉइंटेड मंत्रिपरिषद को अगर हम लोग देखें, अपॉइंटेड मंत्रिपरिषद को देखें तो इतना ही बड़ा होता है हमारा अपॉइंटेड मंत्रिपरिषद। अपॉइंटेड मंत्रिपरिषद इतना ही बड़ा होता है, लेकिन इन सबके सीएम से लेके उप मंत्री तक एक ऐसा लेयर होता है जो सदा इनके साथ जुड़ा रहता है। ये लेयर होता है सचिव का। किसका लेयर होता है? सचिव का। तो ये चूंकि स्थायी कार्यपालिका है और ये हमेशा इनके साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए इसको भी मंत्रिपरिषद के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आपका बना, ये जो स्ट्रक्चर बना आपका, यही स्ट्रक्चर है पूरे मंत्रिपरिषद का। यही मंत्रिपरिषद कहलाती है। और इसमें सीएम है, सीएम के ऊपर प्रमुख विभागों के मंत्री, इनको हम मंत्रिमंडल कैबिनेट कहते हैं। इसके ऊपर का लेयर है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होते हैं ये। इसके बाद होता है राज्य मंत्री, इसके बाद होता है उपमंत्री, और फिर होता है हमारा सचिव। ये पूरी स्थिति होती है मंत्रिपरिषद की। यहां पर लिखा है, यहां पर हमारा सीएम होगा, उसके बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं,
और यहाँ कैबिनेट मंत्री की समितियां जो होती हैं वो भी इसके साथ शामिल होती हैं, क्योंकि वो जुड़ी होती हैं। कैबिनेट की समितियां निर्णय करती हैं, कैबिनेट के निर्णय गुप्त होते हैं। इसके साथ आता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी दो तरीके का है। एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का जो अलग करने का मुख्य उद्देश्य है कि ये कैबिनेट की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभी जबकि जो राज्य मंत्री है ये कभी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता। राज्य मंत्री कभी भी कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता, लेकिन स्वतंत्र प्रभार मंत्री कभी कभी लेता। तो इसलिए इसका प्रभार डिसाइड करना कठिन है कि क्या ये राज्य मंत्री है। अगर राज्य मंत्री होगा तो राज्य मंत्री कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो हर मीटिंग में भाग लेते हैं कैबिनेट की, ये सारी मीटिंग में भाग नहीं लेता, इसलिए इसका प्रभार डिसाइड नहीं होता। इसलिए इसको स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कह लेते हैं। एक्चुअल में है राज्य मंत्री, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेता, इसलिए राज्य मंत्री जैसा है तो राज्य मंत्री। ठीक है, तो राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री से थोड़ा प्लस की कंडीशन में होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये कैबिनेट जैसे दिखते हैं। इसके बाद उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री, और इसके बाद सचिव होते हैं हमारे। इनसे मिलकर बनता है ये मंत्रिपरिषद। लगे हाथ मंत्रिमंडल भी देख लें। हमारा जो मुख्यमंत्री है और इसके ऊपर का जो प्रमुख विभागों के मंत्री हैं, प्रमुख विभागों के मंत्री, ये दो लेयर मिला के बनता है मंत्रिमंडल। क्या बनता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट कहते हैं, मंत्रिमंडल को ही कैबिनेट कहते हैं। तो मंत्रिपरिषद में बहुत सारे लोग हैं, और ये मंत्रिपरिषद जो होता है ये विधानसभा का 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा, अर्थात 15% तक होगा, उससे ऊपर नहीं होगा मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल की बात अगर हम लोग करें तो मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा आकार है मंत्रिमंडल, जिसमें केवल मुख्यमंत्री और प्रमुख विभागों के मंत्री होते हैं। लेकिन आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है, आकार में मंत्रिपरिषद बड़ा है, लेकिन शक्तियों में मंत्रिमंडल बड़ा है, मंत्रिमंडल बड़ा है। भले इसमें लोग कम होते हैं, लेकिन लगभग सारे निर्णय जो हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है और मंत्रिपरिषद को बता लिया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, इन तीन महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के और व्यवस्थाओं के रूप में आज हम लोगों ने देखा। और इसके लिए दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जिम्मेदार हैं। एक अनुच्छेद है हमारा 163, जो इंट्रोड्यूस कराता है, परिचय करता है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री का, और एक अनुच्छेद है 164 जो संरचना बताता है कि क्या संरचना होती है हमारे मंत्री परिषद की। ये सारी बातें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपने पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अगर एडमिशन प्रोसेस पे जाना चाहते हैं, 2024 आपका टारगेट है, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं, या स्टडी IQ के ऐप पे, वेबसाइट पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। AP लाइव कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप न्यूनतम फीस 29,999 प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वाकई में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में स्कैन करके या इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे सारा का सारा अमरेंद्र पांडे नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। अमरेंद्र PND1 ये इंस्टा ID है, इसमें फॉलो करिए, और यहाँ पर भी आप अपने मैसेज डाल सकते हैं। साथ ही साथ अमरेंद्र.पांडे@studiiq.com ये मेल ID है। ये सबसे सरल तरीका है कि आप मेल करें। AP लाइव कोड के साथ आप जुड़ेंगे। जो लोग भी क्लास देख रहे हैं, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ ही साथ नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए। ये महत्वपूर्ण कक्षा अनुच्छेदों के रूप में कब समाप्त हो जाएगी, और कब आप बोझिल तरीके से पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते तो कब आप पूरा संविधान पढ़ जाएंगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। आपके सवाल भी सॉल्व होने लगेंगे और अनुच्छेद भी याद हो जाएंगे। तो इस क्लास से जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों तक भेजते रहिए। जो लोग मेंस दे रहे हैं और उनको लगता है कि एथिक्स की क्लासेस उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो स्टडी IQ के प्लेलिस्ट में जाएं, एथिक्स की क्लास देखें। मैंने पूरा एथिक्स करा हुआ है। जो भी छात्र हैं लगता है कि अभी एथिक्स रह गया है तो वो एथिक्स देख सकते हैं, कंप्लीट एथिक्स यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट में जाइए, स्टडी IQ IAS हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।